हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास जो है अपनी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्काइनस के बारे में, जिसके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं उसको हमने स्टडी की थी जो अपनी पिछली क्लास थी उसके अंदर। और हमने ये देखा था कि ये जो फाइलम इसका इक्काइनोडर्मेटा है, उस इक्काइनोडर्मेटा के क्या क्या कैरेक्टर थे, उन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्लास है वो इक्काइनोडिया में शामिल किया गया है। तो आपको बताया जाता है कि भी इक्काइनोडिया के क्या क्या कैरेक्टर हैं। हमने ये पढ़ा था पहले कि इक्काइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं वो लगभग सभी मेराइनस नेचर के होते हैं, और ये इंटरटाइडल जोन से लेकर के ये काफ़ी डेप्थ तक 6000 मीटर तक की इनकी गहराई तक ये देखने को मिलते हैं। और इनके अभी तक 6000 नॉन स्पीसीज़ लगभग जो हैं वो ज्ञात हैं, देखी जा चुकी हैं। और संपूर्ण विश्व के अंदर ये सभी प्रकार के जो समुद्र हैं उनके अंदर ये देखने को मिल सकते हैं। तो हम आगे इसमें बात करते हैं कि जो इसका क्लास जो है इक्काइनोडिया, उसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, इसको इक्काइनोडिया में क्यों शामिल किया गया। तो इक्काइनोडिया में शामिल करने के पीछे इसका रीज़न है कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। बॉडी स्पेरिकल होती है इनकी, ठीक है, चक्रीय या सर्कुलर टाइप की इनकी जो शरीर है, गोल इनका आकार होता है। और इसी के साथ हम ये कहेंगे कि ये जंतु जो हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं और ओवल शेप होते हैं। ओवल या डिस्क लाइक इनका जो है शरीर मौजूद होता है। और इसके साथ हम ये कहेंगे कि ये जो जंतु है, इन जंतुओं को हार्ट शेप एनिमल के नाम से भी जाना जा सकता है। जो इक्काइनोडिया में शामिल है वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। हार्ट शेप या इनकी जो शरीर है वो स्पेरिकल, या फिर हम ये कहेंगे ओरल या डिस्क लाइक इनका शरीर जो है वो देखने को मिलता है। हम जो कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं वो है क्लास जो इसकी इक्काइनोडिया, उसके बारे में। इनका जो शरीर है उसके ऊपर मूवेबल स्पाइन्स मौजूद होते हैं। जो शामिल है इक्काइनोडिया में, क्लास इक्काइनोडिया में, उनको अगर देखा जाए तो इनकी स्किन पर मूवेबल स्पाइन्स मौजूद होते हैं। जो कांटेदार इनकी त्वचा है वो मूव कर सकते हैं, इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम ये कहेंगे कि मूवेबल स्पाइन्स जो हैं वो इनके शरीर के ऊपर या इनकी स्किन के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ट्यूब फिट इन जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। मूल रूप से ट्यूब फिट इन जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे प्रत्येक आर्म जो हैं उनके अंदर वीथी खांच इनके अंदर मौजूद होती है। वीथी खांच, एम्बुलेक्रल ग्रूव इन जंतुओं के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप इसमें देखेंगे एक आर्म जो है वहाँ पर आपको इस तरीके से एक दरार दिखाई देती है, जिसमें चारों तरफ से इस तरीके से घिरी हुई एक केविटी मौजूद होती, जिसे हम एम्बुलेक्रल खांच या वीथी खांच के नाम से यहाँ पर इसको हम जानते हैं। तो ये इसके अंदर मौजूद होती है। प्लस इन जंतुओं के अंदर जो कि इक्काइनोडिया के सदस्य हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जिसमें खासकर जो इक्काइनस है उसमें जो यहाँ पर मौजूद लार्वा है, उस लार्वा के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। और वो ये जो लार्वा है वो यहाँ पर इक्काइनोप्लूटियस नाम के लार्वा के नाम से जाना जाता है। इक्काइनोप्लूटियस लार्वा यहाँ पर मौजूद होता है। और ये जो लार्वा है ये लगभग 6 से 8 दिन तक की मेटामॉर्फोसिस
प्रदर्शित करता है। कायांतरण जो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। लार्वल स्टेज इन जंतुओं के अंदर देखने को मिलती है, जो इकाइनोडिया के सदस्य होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट जो इनका है वो हम बात करेंगे इस क्लास के बाद में। जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर है इनका डाइडीमेटोइडिया। 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 और ये नाम इसको मिला है इसी के एक सदस्य, इस इकाइनोडर्मेटा के एक सदस्य डाइडीमा के कारण। डाइडीमा के कारण, और इसी में शामिल है इकाइनस। ये दोनों जंतु जो हैं वो इसी के अंदर शामिल होते हैं, डाइडीमेटोइडिया के अंदर। तो इसका जो ऑर्डर है डाइडीमेटोइडिया का, उसके लक्षणों की हम बात करें, ये जो जितने भी लक्षण हैं आपको वो दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये क्लास इकाइनोडिया से संबंधित हैं। इकाइनोडिया के जो भी सदस्य हैं उन जंतुओं के अंदर ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। डाइडीमेटोइडिया का नाम जो है वो इसलिए यहाँ पर रखा गया क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये जंतु है डाइडीमा, ये इसमें शामिल है। उसी के नाम के बेसिस पर इसका जो ऑर्डर है वो डाइडीमेटोइडिया रखा गया है। अब इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात करें तो इन जंतुओं की जो शरीर है वो कैसा होता है, ग्लोब लाइक इनका शरीर होता है, चक्रीय, ग्लोब लाइक। इन जंतुओं का शरीर होता है, ग्लोब लाइक बॉडी होती है इनकी। और इसके अलावा हम बात करें कि ये जो जंतु हैं इनके अंदर एनस तथा माउथ जो होते हैं वो सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं, पूरी डिस्क के अंदर। अगर आप दूसरे जंतुओं में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल डिस्क है उस सेंट्रल डिस्क में माउथ की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर एकदम सेंटर के अंदर मौजूद होती है। तो माउथ तथा एनस जो होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, और माउथ की उपस्थिति हम ओरल सरफेस की तरफ देखेंगे। जहाँ माउथ की उपस्थिति होती है उसको हम कहते हैं ओरल सरफेस, और जहाँ एनस की उपस्थिति होती है उसको हम कहते हैं एब ओरल सरफेस। तो दोनों प्रकार के सरफेस यहाँ पर निर्धारित हैं जिसमें कि माउथ तथा एनस की मौजूदगी को नोट किया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें कि ये जो जंतु हैं ये भी क्या होते हैं, डाइडीमेटोइडिया के जो सदस्य हैं उनमें ये जो लार्वाल कैरेक्टर हैं इनके वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो डाइडीमा और इकाइनस इसमें शामिल है। नेक्स्ट इसमें जो इसका जीनस है वो है इकाइनस। जीनस इकाइनस है, और इस इकाइनस में जो स्पीशीज है जिसको कि एस्क्यूलेंट्स के नाम से हम जानते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एस्क्यूलेंट्स, इस स्पीशीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स। इसमें आगे हम बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के अलावा कि ये जंतु किस प्रकार के टीथ रखता है, किस प्रकार के इस जंतु के अंदर रेस्पिरेशन और जो सर्कुलेशन या फिर लोकोमोशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे संपन्न होता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा इस जंतु के मूल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं और ये किस प्रकार का अपने को दिखाई देता है उसकी अपन बात करते हैं। तो ये जो इकाइनस है ये मूल रूप से बेंथिक होता है, और हम ये कहेंगे ये एटलांटिक तथा पैसिफिक समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बेंथिक इसका स्वभाव होता है, पेंदे के अंदर ज़्यादातर रहता है, और एटलांटिक तथा जो पैसिफिक सी है उसके अंदर भी इनकी अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। ओमनिवोरस होता है ये इकाइनस जो है वो नेचर में ओमनिवोरस होता है,
और ये क्या है, छोटी जो पत्तियां हैं जो वहाँ पर मौजूद नीचे तलहटी के अंदर, बेंथिक ये इसका नेचर है, तो ये ज़्यादातर तलहटी के अंदर ही देखने को मिलता है, समुद्र की गहराई के अंदर ये देखने को मिल सकता है। वहाँ पर ये ज़्यादातर जो लीव्स हैं, प्लांट की लीव्स हैं, या दूसरे प्रकार के जो लार्वा हैं, या क्रस्टेशिया के जो सदस्य हैं, या हम ये कहेंगे जो छोटे जो जीव हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। पेरिस्टोम जो है वो इसके अंदर ओरल सरफेस की तरफ मौजूद होता है, और एब ओरल जो सरफेस होती है उसकी तरफ इसके अंदर एनस मौजूद होती है। तो इस जंतु के अंदर दोनों प्रकार के जो यहाँ पर अपर्चर हैं, एक तो ओरल अपर्चर, दूसरा एनल अपर्चर, दोनों अपर्चर इसमें ओरल सरफेस और एब ओरल सरफेस की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। इस जंतु के अंदर अपन देखेंगे कि इसके मौजूद जो टीथ हैं वो किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। अगर अपन एक केवल टीथ की बात करें तो वो इस तरीके से एक स्पाइनी स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। इस तरीके से स्पाइनी स्ट्रक्चर लिए हुए यहाँ पर मौजूद है, जिसमें लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, मस्कुलर लिगामेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं दोनों तरफ। ये इसकी टूथ या टीथ की शाफ्ट मौजूद होती है। मतलब इस जंतु के अंदर ये जो यहाँ पर है, ये इसकी कॉलर के नाम से जानी जाएगी, जिसकी सहायता से ये उस स्किन के अंदर धंसा रहता है, और ऊपर की तरफ इसमें जो है वो इसमें ये शाफ्ट मौजूद होती है, और ये जो है कंप्लीट रूप से कैसी होती है, एक स्पाइनी स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देती है, जिसको हम स्पाइन के नाम से, कांटे के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको हम साफ्ट या फिर स्पाइन कहते हैं। नीचे की तरफ कॉलर मौजूद होती है इसके अंदर, और इस कॉलर के नीचे की तरफ जहाँ ये धंसे रहते हैं उसको हम कहते हैं कि बाहर की तरफ जो जिसमें होते हैं मसल फाइबर होते हैं, और अंदर की तरफ कुछ इस तरीके के लिगामेंट होते हैं जो कि इसको सहारा देते हैं। ये तो इसमें लिगामेंट्स, और ये होते हैं बाहर की तरफ इसमें मसल फाइबर्स, ठीक है। अंदर की तरफ जो यहाँ पर इसके किनारे की तरफ मौजूद होती है एक इस तरीके की ट्यूबरकल, जो कि इसको सहारा प्रदान करती है और इसमें एकदम इरेक्ट पोजीशन में इसको बनाए रखती है, ट्यूबरकल। तो ये देखा जाए तो इसके एक स्पाइन की स्ट्रक्चर है इस जंतु के अंदर। ये जो कांटे मौजूद होते हैं, कांटेदार इनकी त्वचा है, वो इन स्पाइन्स की मौजूदगी के कारण ही यहाँ पर देखी जाती है। और इस ट्यूबरकल और यहाँ पर जो लिगामेंट और मसल्स मौजूद हैं, जिनमें मूवमेंट देने की क्षमता मौजूद होती है, उसी के कारण ये क्या होते हैं, यहाँ पर अपनी त्वचा के, जिसे हम कहेंगे मूवेबल स्पाइन्स जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे हमने कैरेक्टर पढ़ा था कि इन जंतुओं के अंदर मूवेबल स्पाइन्स जो हैं उनको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करें इसमें कि इस जंतु की एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके की दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में एक विचित्र यहाँ पर शोध देखा गया, जिसमें जो इसके मेस्टिकेटिंग जो अपरेटस हैं, मेस्टिकेटिंग जो अपरेटस हैं, वो जैसे कि इसमें चबाने के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर, वो अपरेटस जो हैं इसमें अरिस्टोटल लांटेन के रूप में आपको दिखाई देते हैं। लांटेन ये उस वक्त के यूनानी जहाज की लालटेन के समान दिखाई देते हैं।
यूनानी जहाज की लालटेन के समान यहाँ पर इसके मुख में एक तरीके के मेस्टिकेटिंग अपैरेटस मौजूद होते हैं जो कि भोजन को टुकड़ों में तोड़ते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। मेस्टिकेशन की क्रिया मतलब इसमें मथने की, भोजन के मथने की जो क्रिया है वो यहाँ पर देखी जाती है। प्राचीन जो उस वक्त के यूनानी जहाज जो होते थे उनके अंदर इस तरीके की लालटेन यहाँ पर लगी रहती थी, जिसमें ऐसा देखा जाता है जैसे कि इसके ये माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट के चारों तरफ इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है। मतलब 5 इसमें इस तरीके के उभार यहाँ पर मौजूद होते हैं मसल्स के, जो कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, एक पिरामिड के समान संरचना का निर्माण करते हैं। और वहाँ पर वी शेप जो है वो डेंटल सेक मौजूद होते हैं। वी शेप इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वी शेप, वी आकृति के डेंटल सैक मौजूद होते हैं, जहाँ पर मौजूद ये जो दांतों का एक्शन है प्लस जो ये जो यहाँ पर मौजूद इसमें मसल्स हैं, उनमें मसल्स की भी नेचर कैसी होती है कि वो प्रोटेक्टर तथा रिट्रैक्टर नेचर की होती हैं। मतलब संकुचनशील हैं ये, जिनमें खींचने तथा बंद करने की क्षमता पाई जाती हो। तो इसका जो माउथ अपैरेटस है, जब ये भोजन को ग्रहण करता है तो भोजन को ग्रहण करने के लिए इसका जो अपर्चर है, ओरल अपर्चर है, उस ओरल अपर्चर के चारों तरफ इस तरीके से अरस्तु की लालटेन के समान दिखाई देने वाली एक मेस्टिकेटिंग अपैरेटस यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि भोजन ग्रहण करने में, भोजन को तोड़ने में मदद करता है। यहाँ से क्या होता है, इसके एलिमेंट्री कैनाल में जैसे हम देखेंगे जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जैसे ही भोजन को यहाँ पर मथा जाता है, मथने के बाद यहाँ हम ये कहेंगे अरस्तु की इस लालटेन के माध्यम से जब भोजन आगे की तरफ पहुँचता है तो उस भोजन को केवल वहाँ पर भोज्य पदार्थ जो हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, उनको ही अंदर रखा जाता है, बाकी जलीय धारा को वापस ये उसी मूवमेंट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सरल प्रकार का होता है। उस सरल प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही भोजन को यहाँ से मथा जाएगा उसे स्टोमक में पहुँचा दिया जाएगा। स्टोमक के साथ जो आगे की तरफ जो यहाँ पर इसमें इंटेस्टाइनल पार्ट जो मौजूद है उसकी सहायता से पूर्ण शरीर के अंदर भोजन को वितरित करवा दिया जाता है। तो एक सिंपल प्रकार का, इसमें सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, तो इसका जो जल संवहन तंत्र है ये मूल रूप से, जब अपन ने पढ़ा था स्टार फिश के बारे में, तो स्टार फिश के अंदर जो दिखाई देने वाला तंत्र है उसी रूप में ये यहाँ पर मौजूद होता है। अगर अपन देखेंगे इस जंतु की एक पूर्ण रूप से इसकी स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, बीच के अंदर एकदम यहाँ पर सेंट्रल डिस्क का एक पार्ट जो कि माउथ के रूप में यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें ओरल जो स्पाइन है या ओरल टेंटिकल्स हैं ये मौजूद होते हैं। इसी ओरल टेंटिकल्स के चारों तरफ इसमें ब्रेंकी मौजूद होते हैं, जो कि प्रत्येक आर्म्स के अंदर फैले रहते हैं। इस तरीके से ये डिस्क शेप इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ब्रेंकी कहलाते हैं। और इन ब्रेंकी के मध्य यहाँ पर जो है इस तरीके से प्लेट्स मौजूद होती हैं, और ये प्लेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, इसमें स्पाइन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। और प्रत्येक आर्म्स में हम अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जो कि इसमें सेंट्रल माउथ के चारों तरफ यहाँ पर फैली हुई, इनका हम नामकरण कर दें, जैसे ये इसमें माउथ है और यहाँ पर इसमें ये टीथ मौजूद है, और यहाँ पर ओरल जो टेंटिकल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ओरल टेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और चारों तरफ इसमें इस तरीके से निकली हुई ये भुजाओं के रूप में यहाँ पर ब्रेंकाई मौजूद होती हैं। ब्रेंकाई या ब्रेंकस जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर इस ब्रेंकाई में क्या होता है, इस तरीके से ये ट्यूब फिट मौजूद रहती है।
इसके ओरल अपैरेटस से लेकर के, ओरल पार्ट से लेकर के, हालांकि इस जंतु के अंदर क्या होता है कि जो स्पाइन्स हैं वो पूरे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, पूरे शरीर पर मौजूद होते हैं, सिवाय ओरल अपर्चर और एब ओरल अपर्चर को छोड़ करके। मतलब इसके माउथ और एनस को छोड़ करके संपूर्ण शरीर पर यहाँ पर स्पाइन्स मौजूद होते हैं। और ये जो स्पाइन्स हैं, इन स्पाइन्स में इन ट्यूब फीट की मौजूदगी भी यहाँ पर देखी जाती है। तो ये जो ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर है, या हम ये कहेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सभी पार्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे आपने देखा था, हमने पढ़ा था स्टारफिश के अंदर स्टोन कैनाल मौजूद है, रिंग कैनाल मौजूद है, रेडियल कैनाल मौजूद है, लेटरल कैनाल्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, और फिर आपने ये देखा होगा कि जो इसका पोडियम है वो यहाँ पर मौजूद होता है। इसके ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर भी उसी रूप में आपको दिखाई देती है जिस तरीके से आपने देखा था शक्कर नुमा संरचना, ये इसमें शक्कर के नाम से जानी जा रही है, और ये पोडियम और ये लेटरल कैनाल का सिरा। तो मूवमेंट जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मौजूदगी के कारण स्टारफिश के रूप में ही आपको देखने को मिल सकता है। ये ज़्यादातर जो है सरफेस पर जब होती हैं तो तैरकर ही रेंग कर मूवमेंट करती हैं। क्रीपिंग इसका मूवमेंट होता है, और क्रीपिंग मूवमेंट के लिए जिम्मेदार जो हैं वो कौन है, इसके अंदर मौजूद ट्यूब फिट सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें हमने बात की एलिमेंट्री कैनाल की और इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अगली हम चर्चा करते हैं इसमें कि इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसे होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो भी क्या है, स्टारफिश के समान ही पेरीहीमल सिस्टम के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी ओरल सरफेस है, उस ओरल सरफेस से लेकर के एबोरल सरफेस तक इस तरीके से मौजूद फैला हुआ रहता है, जिसमें दोनों तंत्र जो हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। हम ये कहेंगे पेरीहीमल सिस्टम में बंद हेमल सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है, जिसकी सहायता से यहाँ पर जो है वो भोज्य पदार्थों का संचरण या भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर करवाया जाता है। अगली हम इसमें बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, इसमें रेस्पिरेशन के लिए स्किन या बॉडी सरफेस उत्तरदायी होती है। इसकी जो बाह्य सरफेस है उसी की सहायता से जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है तथा उसी को ये त्याग देता है। वहीं से इसके अंदर जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन का जो क्रिया है, वो इसमें रेस्पिरेशन की शारीरिक सतह के द्वारा यहाँ पर करवाई जाती है। ऐसा ही माना जाता है कि जो शारीरिक सतह है वहाँ पर इसमें 10 गिल्स मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर आपस में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करें हम नर्वस सिस्टम की, तो इस जंतु का नर्वस सिस्टम जो है वो भी क्या होता है, विकसित प्रकार का नहीं होता, अविकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जंतु बहुत कम मूवमेंट करने वाले होते हैं और अधिकतर समय इनका बेंथिक मूवमेंट या बेंथिक जोन के अंदर ही दिखता है, इसलिए इनको नर्वस सिस्टम की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। ये जंतु किसी भी रूप में नर्वस सिस्टम को विकसित नहीं कर पाए। अगली हम बात करें इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनमें नर तथा मादा जो हैं वो अलग अलग होते हैं। नर के अंदर अपन देखेंगे कि गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर टेस्टिस देखने को मिल सकते हैं। जो मेल है उसके टेस्टिस पिंक कलर के होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर जो इनकी ओवेरी है वो येलो कलर की दिखाई देती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन जंतुओं में टेस्टिस के द्वारा तथा ओवेरी के द्वारा जो क्रमशः इसमें हम कहें स्पर्म तथा ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पर करवाया जाता है। और इन जंतुओं के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है, और उस अप्रत्यक्ष परिवर्धन के कारण यहाँ पर जो इकाइनोप्लूटियस नामक जो लार्वा है वो यहाँ पर डेवलप होता है। और ये जो इकाइनोप्लूटियस लार्वा है ये क्या करता है, लगातार मेटामॉर्फोसिस
को प्रदर्शित करते हुए वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इन जंतुओं में फर्टिलाइजेशन जो है वो बाह्य निषेचन यहाँ पर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो इनडायरेक्ट रूप में यहाँ पर बनने वाला इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा है ये 6 से 8 दिन के अंदर या हम ये कहेंगे लगातार मेटामॉर्फोसिस को प्रदर्शित करते हुए ये वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था इकाइनस का दूसरा पार्ट जिसके बारे में हमने स्टडी की। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।